फ़नी इंस्टेंट था। कुछ ही दिन पहले मैं एक कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा प्रोहिबिशन के बारे में, शराब बंद कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, गांधीयन प्रिंसिपल भी है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये सही है। उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आप हमारी जो सिटीजन्स हैं उन्हें इतना अवेयर बनाइए कि वो समझ पाएँ कि शराब उनके लिए गलत है और वो नहीं खरीदें। फिर मैंने उनसे पूछा कि हमें मैरिजुआना को लीगलाइज कर देना चाहिए। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैडम मैंने मैरिजुआना ट्राई नहीं किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पैनल के लिए भले ही हास्यास्पद था, हम हंसे थोड़ी देर, लेकिन उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ पता चला। दिल्ली की लड़की और लखीमपुर की लड़की दोनों की चुनौतियाँ कैसे अलग हैं, क्योंकि घूंघट या टॉन जीन्स, तो हो सकता है किसी को टॉन जीन्स पसंद हो और घूंघट में भी कोई कमी नहीं है, पर अगर आप घूंघट को पेट्रियार्की, पितृसत्ता से अप्रोच कर रहे हैं तो वो गलत है। मैंने उनसे सती प्रथा के बारे में पूछा। मैंने उन्हें कहा आप राजस्थान के समाज से आते हैं और आपके समाज में मूंछों को और सती प्रथा को पूजा जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पितृसत्ता के प्रतीक हैं, और क्यों आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपकी महिलाएं जाकर जान दे पतियों के लिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैडम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महिलाएं जान देती हैं, कहीं ना कहीं इस दुनिया में पतियों ने भी महिलाओं के लिए जान दी होगी। जब आप एक ऑफिसर बनते हैं तो आप सरकार के नुमाइंदे बनने जा रहे होते हैं, इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप सरकार की किसी नीति को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। यूपीएससी इंटरव्यू एक ही बार में कैसे करे क्रैक? वैसे तो ये सवाल जो है बड़ा ओवरहाइप समझ में आता है, सुनाई पड़ता है, लेकिन क्योंकि जो छात्र हैं उनके लगातार इसको लेकर सवाल आ रहे थे, इसलिए हमने सोचा कि आज कोशिश करेंगे कि इस सवाल का जवाब क्या है वो ढूंढने की कोशिश करेंगे। आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़ी हुई हैं सलोनी खन्ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर है और बड़ा ही चर्चित चेहरा है। यूपीएससी मॉक इंटरव्यूज में आपने इनको काफी बार देखा होगा। नमस्कार सलोनी जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो सलोनी जी, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए बेहद शुक्रिया, और दूसरी बात सवाल से शुरू करेंगे। सवाल ये कि क्या जो यूपीएससी इंटरव्यूज रहते हैं स्टूडेंट्स के, उसमें स्टूडेंट्स कई बार पूछते हैं कि एक बार में कैसे क्रैक कर पाएंगे हम, क्योंकि कई स्टूडेंट्स होते हैं फाइनल राउंड तक पहुंच जाते हैं, पर्सनालिटी टेस्ट तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां से वापसी कई बार उनकी हो जाती है। तो ऐसे में वो जानना चाहते हैं कि एक बार में कैसे इंटरव्यू को क्रैक करें। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को और आपको सबको ये बताना चाहूँगी कि यूपीएससी इंटरव्यू तक पहुँचना एक जर्नी है। इसमें आप संघर्ष करते हैं, दिन रात की मेहनत होती है, सोते नहीं हैं, भाई की शादी मिस कर देते हैं, रोते हैं, बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स होते हैं। तो सबसे पहले तो कि आपको इंटरव्यू कॉल आया है, इस बात को लेकर आपको खुश होना चाहिए, और ये खुशी जाहिर होनी चाहिए जब आप ढोलपुर हाउस जाएं अपना इंटरव्यू देने के लिए। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं कैंडिडेट्स को एडवाइस करना चाहूँगी वो यही है कि जब आप वहाँ पहुँचे अपने सारे संघर्षों को अपने मन में संजोएं, उससे हिम्मत पाएं और खुश हों कि आपने कुछ अचीव किया है। दूसरा, अगर मुझे कुछ बोलना होगा तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि आपको ईमानदार दिखना भी है और रहना भी है। जो आप हैं, यूपीएससी इंटरव्यू एक इंटरव्यू नहीं है, वो पर्सनालिटी टेस्ट है। मतलब आपका क्या व्यक्तित्व है, पैनल पर लोग ये देखना चाहते हैं। तो हम सब चाहेंगे कि हमारे जितने भी ऑफिसर्स हैं या जितने भी ब्यूरोक्रेसी में लोग हैं, जितने भी लीडर्स हैं जो लीड कर रहे हैं, वो सब लोग ऑनेस्ट हों। तो ईमानदारी एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेट है। तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ जाकर वो सब बातें बोलें जो आप मीन ही नहीं करते हैं या जिनको लेकर आप ऑनेस्ट ही नहीं है। तो आपको ईमानदार जी, क्योंकि आपने ईमानदारी की यहाँ पर बात की, इसलिए कई बार जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सोचते हैं कि क्या हमें पॉलिटिकली करेक्ट आंसर यहाँ दे देना चाहिए, या जो वो सुनना चाहते हैं वैसा कुछ आंसर दे देना चाहिए, या जो हमारा व्यक्तित्व है वो ही वहाँ निकल कर आए। निधि जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आप एक अफसर बनने के लिए जा रहे हैं। मतलब आप सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में, रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करेंगे। तो आपको अपना स्टूडेंटशिप या आपको अपनी पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल बायसेस उस दरवाजे के बाहर छोड़ने होंगे। जब आप उस कुर्सी पर बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको सोचना होगा एक कलेक्टर, एक कमिश्नर, एक डायरेक्टर की तरह कि वो इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करेंगे। जैसे अगर हम देखें हमारे फौजी हैं, वो बॉर्डर पर होते हैं, अगर वो अपने बायस रखें कि नहीं मुझे ये चीज़ ज़्यादा पसंद है या मैं इस आदमी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा, तो आर्मी फंक्शन ही नहीं कर सकती। सेम ब्यूरोक्रेसी के साथ है कि उसे इम्पार्शियल होना उसका बहुत ज़रूरी है। तो जो आपके पर्सनल बायस है वो आप वहाँ मत रखें। पॉलिटिकल करेक्टनेस, प्रैग्मेटिज्म होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए आपको फला फला जाति के लोग नहीं पसंद हैं या आप महिलाओं को का सम्मान नहीं करते हैं, तो मैं तो यही गुजारिश करूंगी कि सम्मान कीजिए, अपना व्यक्तित्व इतना निखारिए कि आपको वहां जाकर पॉलिटिकली करेक्ट होना है या अपना व्यक्तित्व दिखाना है। ऐसा द्वंद्व हो ही ना। पर अगर ऐसा द्वंद्व हो रहा है तो नंबर पाने के लिए ऑफ कोर्स यू नीड टू बी पॉलिटिकली करेक्ट, बट कोशिश करते रहिए कि अपने व्यक्तित्व में भी वो चीज़ लाते रहें।
अमल करते रहें तो उसका। आपकी सबसे पहली बात यहाँ पे ऑनेस्टी, बिल्कुल मतलब अपना जो व्यक्तित्व है जी। जो आप है वो जरूर दिखाएं, चाहे जी। आपको थोड़ा जैसे बहुत कुछ बच्चे quality- गांव से होते हैं तो उन्हें थोड़ा लगता है कि हम गांव से हैं, शायद शहर वालों को ज्यादा एज मिलेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप गांव से हैं, आप अपनी ऑथेंटिसिटी दिखा रहे हैं, आपका एक्सेंट अलग है, आपके बोलने के लहजे में कुछ है, आप अंग्रेजी बोल पाते हैं, फंक्शनल बोल पाते हैं, बहुत हैवी वर्ड्स नहीं बोल पाते, वो आप हैं, वो आपकी ओरिजिनलिटी है। या आप एक महिला हैं, आप एक माँ हैं, आप एक वर्किंग फीमेल हैं, आप प्रेग्नेंट फीमेल हैं, वो सब आपकी ओरिजिनलिटी है, वो आपके संघर्ष हैं। और पैनल और पूरा देश आपके संघर्षों में आपके साथ जुड़ना चाहता है और वो दिखाता है कि आपका व्यक्तित्व कितना निखरा हुआ क्योंकि है। यहाँ आपने बात की रूरल एरिया से जो जी। बच्चे आते हैं उनकी बात की, तो कई बार उनके मन में ये सवाल रहता है कि क्या हम हिंदी में बात करें या इंग्लिश में बात करें। तो ऐसे में कई छात्र ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हिंदी इंग्लिश ना भी आती हो, तो ऐसे में वो हिंदी में ही बात करें पैनलिस्ट से या फिर अंग्रेजी में बोलने की कोशिश करें। यूपीएससी आपको चॉइस देती है कि आप हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और भी बहुत सारी भाषाएं जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप उसमें अपना इंटरव्यू दे सकते हैं। तो आपको उसी भाषा का चुनाव करना चाहिए जिस भाषा में आप सोचते हैं, ना कि जिस भाषा में आप बोलते हैं। क्योंकि अगर आप अंग्रेजी में सोचते हैं तो आपकी थॉट्स और आपके वर्ड्स दोनों अलाइन हो पाएंगे। ऐसे ही अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो वो अलाइन हो पाएगा। जब ये दोनों नहीं हो पाता तो जब आप इतनी प्रेशर सिचुएशन में होते हैं तो वो द्वंद्व चलता रहता है। तो आपकी आधी एनर्जी अपने आप को फाइट करने में जाती है बजाय कि पैनल पर अपना व्यक्तित्व अच्छे से रख पाने के। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जिस भाषा में आप सोचते हैं आप उसी भाषा में अपना इंटरव्यू दीजिए। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक बार में आप यूपीएससी इंटरव्यू, वैसे तो कोई मंत्रा नहीं है, हमने शुरू में ही बिल्कुल, कहा बिल्कुल। था कि ओवर हाइप हम इसे करके नहीं बताएंगे बिल्कुल भी। और सबकी अपनी जर्नी है, तो सबकी अलग अलग तरीके की जर्नी है। तो इसमें आपने बताया कि ऑनेस्टी होना बहुत जरूरी है कैंडिडेट में, व्यक्तित्व उनका पूरा जो है वो ही निकल कर दिखना चाहिए कि पर्सनालिटी आखिर है क्या, तभी एक कैंडिडेट दूसरे कैंडिडेट से अलग नजर आएगा। और इसके अलावा आपके दूसरा मैं ये बोलना चाहूंगी कि जब आप जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए तो कम वर्ड्स में अपने विचार रखने का प्रयास करें। ऐसा नहीं है कि आप बोलिए ही मत, क्योंकि अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो आपका इंटरव्यू वैसे भी फेलियर है। आपसे बात करने के लिए, आपको समझने के लिए, जानने के लिए ही वहाँ बुलाया गया है। लेकिन ये आपकी डिनर पार्टी या आपका लिविंग रूम नहीं है। तो आप संक्षेप में अपनी बात बोलिए और पहले सोचिए फिर बोलिए। तो वो जो बिल गेट्स बोलते हैं कि थिंक बिफोर यू स्पीक, वो यूपीएससी इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पहले सोचना है। और ऐसा नहीं है कि पैनल में आप सोचने के लिए टाइम नहीं ले सकते। मान लीजिए मैं आपसे कठिन सवाल पूछती हूँ तो आप बोल सकते हैं कि मैडम क्या मैं 10 सेकंड के लिए सोच सकती हूँ, और आपको वो परमिशन दी जाएगी। नहीं तो आप धीरे भी बोल सकते हैं। तो सोचने के लिए इनफ टाइम लीजिए और फिर अपनी बात को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से संक्षेप में, कम शब्दों में, प्रिसाइजली पैनल के सामने रखिए। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और सवाल कि कई बार छात्र एक ओपन एंडेड रिप्लाईज भी दे देते हैं और उसमें कहीं ना कहीं फंस भी जाते हैं। तो ऐसे कई ऐसे सवाल होते होंगे जो आपको थोड़ा फंसा देते होंगे। तो ऐसे में ओपन एंडेड रिप्लाईज ना देकर, क्योंकि कड़ी से कड़ी जुड़ती है तो फिर और सवाल उस तरह के आपसे पूछे जाते हैं और हो सकता है आपके पास उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन ना भी हो। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करना चाहिए? देखिए, यूपीएससी इंटरव्यू जो है वो थोड़ा चेस की गेम की तरह तो है ही। तो आपको एंटिसिपेट करना है कि अगर आपने ये जवाब दिया तो उस पर फिर ऐसा ऐसा सवाल आएगा। लेकिन सही मायनों में बताऊं तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कोई भी सवाल का सही या गलत जवाब नहीं होता है, क्योंकि हम आपसे फैक्चुअल क्वेश्चन तो पूछ नहीं रहे। हम आपसे ये नहीं पूछ रहे कि इंडिया की कोस्टल लाइन बताइए कितनी है, तो उसका एक फिक्स जवाब नहीं हो सकता। कुछ चीजें आपके मायनों में सही हो सकती हैं, कुछ मेरे मायनों में सही हो सकती हैं। पर्सपेक्टिव की बात है। पर्सपेक्टिव की बात है, पर जो हम टेस्ट करते हैं कैंडिडेट का, वो उसकी अप्रोच टेस्ट करते हैं। जैसे एक बहुत सवाल वायरल हुआ था कि घूंघट या टॉन जीन्स। तो हो सकता है किसी को टॉन जीन्स पसंद हो और घूंघट में भी कोई कमी नहीं है, पर अगर आप घूंघट को पेट्रियार्की, पितृसत्ता से अप्रोच कर रहे हैं तो वो गलत है। आपकी अप्रोच उस तरफ क्या है वो देखिए जरा। अगर आप घूंघट को संस्कृति से अप्रोच कर रहे हैं तो वो सही है। अगर आप टॉन जीन्स को वेस्टर्नाइजेशन से अप्रोच कर रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप उसको प्रोग्रेसिव थिंकिंग से अप्रोच कर रहे हैं तो वो सही है। पर जनरली मैं ये एडवाइस करूंगी कि ये जो कैंडिडेट्स जो बाद में जाकर ऑफिसर्स बनते हैं, हमारे देश को आगे ले जाने का बीड़ा इन्हीं के कंधों पर है। तो ये जितना प्रोग्रेसिव हों, जितना असिमिलेटिव हों, जितना टॉलरेंट हों, जितना अलग अलग भांति भांति के विचारों को अपने अंदर समावेश कर पाएं, उतना अच्छा रहेगा। तो आप जितनी प्रोग्रेसिव थिंकिंग दिखाएंगे, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली वो अप्रिशिएट की जाएगी। तो सलोनी, आपने उसकी बात की, मानसिकता की बात की, तो ये माने कि आपकी मानसिकता भी कहीं ना कहीं जज की जाती है कि वेयर डू यू कम फ्रॉम।
बिल्कुल, मानसिकता तो सबसे ज़रूरी है। अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाते हैं, आपके पास हो सकता है एक महिला आए जो विधवा हों, आपके पास हो सकता है कोई ट्रांसजेंडर अपनी कोई शिकायत लेकर आए, आपके पास हो सकता है कोई बच्ची आए, आपके पास हो सकता है कोई ट्राइबल आए, आपके पास हो सकता है कि कोई सड़क पे मांगने वाला भिखारी अपनी शिकायत लेकर आए। पर अगर आपके अपने बायस रहेंगे उनके खिलाफ, तो आप कभी भी एक इम्पार्शियल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में काम नहीं कर पाएंगे। तो आइडिया पैनल का पर्सनालिटी टेस्ट में जज आपको बुलाने का और जज करने का, आपकी नॉलेज जज करना नहीं है, वो हो गया। प्रीलिम्स में, मेंस में हमने जान लिया कि आपको कितने फैक्ट्स आते हैं। हम पैनल पर जब बैठते हैं तो इंटरव्यू में यही जानना चाहते हैं कि आपकी मानसिकता क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है टुवर्ड्स थिंग्स, आपकी अप्रोच क्या है। अब बहुत बार ऐसे होता है कि बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं जो बोलेंगे कि पार्लियामेंट में रिजर्वेशन जस्टिफाइड है, लेकिन यूपीएससी में रिजर्वेशन नहीं होनी चाहिए महिलाओं के लिए। अब बात तो सेम ही है। ये आपकी कहीं ना कहीं मानसिकता को दर्शा रहा है कि आपको लगता है यूपीएससी में हमारे लिए कॉम्पिटिशन हो जाएगा अगर महिलाओं के लिए रिजर्वेशन हो गया तो, और पार्लियामेंट में नहीं है कॉम्पिटिशन। तो बेसिकली यहाँ आपकी जो अप्रोच है, जो आपका माइंडसेट है, बेसिकली आपका वही आपके लिए मेक और ब्रेक सिचुएशन यहाँ हो सकता है। वेरी ट्रू। जैसे एक बार मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा, मेरे एक दोस्त इंटरव्यू में गए तो वो थोड़ा कास्ट को लेकर सेंसिटिव थे, वो अपर कास्ट से आते थे, तो वो कास्ट को लेकर एसोसिएट करते थे कुछ चीज़ें, उन्हें कभी भी इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स नहीं मिले। तो अगर पैनल को ये दिख रहा है कि आपके कुछ ऐसे बायसेस हैं जिन्हें अनलर्न करना आपके लिए मुश्किल है, तो वो मुझे लगता है कि हिंड्रेंस क्रिएट कर सकते हैं आपकी प्रोग्रेस में। यानी आपका जो माइंडसेट है, अगर आप ज्यादा प्रोग्रेसिव साउंड नहीं कर रहे या ऐसा नहीं है कि आपको ओवरटली प्रोग्रेसिव साउंड करना है, आपको बस बैलेंस साउंड करना है, जो कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेट से एक्सपेक्टेड भी है। ऐसा नहीं है कि एक अच्छा ब्यूरोक्रेट कुछ अलग लिबरल वैल्यूज ले आए, पर वो प्रोग्रेसिव हो समाज के लिए इन जनरल, लेकिन हमारी संस्कृति में भी रूटेड हो। जैसे आप घूंघट को सिरे से नकार नहीं सकते हैं। हाँ, घूंघट प्रथा थी, उसकी अपनी एक कल्चरल इंपॉर्टेंस है, आप उसे सिरे से नकार नहीं सकते हैं। पर आप ये भी नहीं कह सकते कि आज की महिलाओं को घूंघट में रहना चाहिए। आप ये ज़रूर कह सकते हैं कि चॉइस होनी चाहिए, जो महिला को पसंद हो उसे वो करना चाहिए, और पढ़ाओ महिला को, उसके बाद सशक्त करने के बाद उसे ये चूज़ करने का मौका दो। क्योंकि सलोनी जी, आपने बात की माइंडसेट की, तो क्या कुछ उदाहरण के तौर पर आप बता पाएं तो दर्शकों को ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, और जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स हैं उन्हें ज़्यादा समझ में आएगा कि क्या अप्रोच लेकर जानी चाहिए। जैसे बहुत बार लोग मुझे बोलते हैं और वीडियोस पे से कमेंट भी करते हैं कि हम प्रो फेमिनिज्म हैं या हम बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फेमिनिस्ट अप्रोच रख रहे हैं। तो मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहूँगी। एक छात्रा थी जिनसे मैंने ये सवाल किया, जो इवेंचुअली आईएएस ऑफिसर भी बन गई। सवाल ये था कि दिल्ली की लड़की और लखीमपुर की लड़की दोनों की चुनौतियाँ कैसे अलग हैं। अब ये सवाल निधि जी पूछने का जो पर्पस था, उद्देश्य था, वो ये था कि क्या आप भारत के गाँव में या छोटी जगहों में जो लड़कियां रह रही हैं उनके स्ट्रगल्स को समझते हैं या नहीं समझते हैं। क्योंकि जब आप एक ऑफिसर बन जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी सिर्फ दिल्ली या बाकी शहरों में ही पोस्टिंग होगी, आपको हो सकता है गाँव में भी काम करना पड़े। पर जब आपको पता ही नहीं होगा कि भारत के गाँव के मुद्दे क्या हैं, तो आप उस पर काम ही नहीं कर पाएंगे। तो बस जानना ये है, आपकी अप्रोच समझनी है कि आपकी सेंसिटिविटी कितनी है। आप कहीं ऐसा तो नहीं है पूरे भारत को दिल्ली समझते हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं आप पूरे भारत को लखीमपुर ही समझते हैं। इसलिए इस तरह की मानसिकता को समझना ज़रूरी है कि आपकी एजिलिटी कितनी है। जब आपको ट्रेनिंग के बाद हम कितना सेंसिटिव बना सकते हैं, क्योंकि ये कोई आम नौकरी नहीं है, ये एक सेवा है, ये देश की सेवा है, और आप बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ हैं हमारे लोकतंत्र के। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप में सहानुभूति, सेंसिटिविटी बहुत हाई हो। और यहाँ बात कर ले अगर बॉडी लैंग्वेज की, तो एस्पिरेंट्स जो होते हैं कई बार अंडर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, कई बार बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ नहीं जा पाते एग्ज़ाम अपने पैनलिस्ट के सामने, क्योंकि कई बार 5-6 पैनलिस्ट होते हैं, बड़े सीनियर लोग होते हैं, तो उस बात से भी वो डर जाते हैं। तो ऐसे में बॉडी लैंग्वेज उनकी कैसी रहनी चाहिए? निधि जी, अंडर कॉन्फिडेंट होना तो लाजमी है, नर्वस होना भी लाजमी है। आप और मैं भी उनकी जगह होंगे या कोई भी होगा तो वो नर्वस तो होगा। तो इस बात को एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप नर्वस होंगे, पर नर्वसनेस में आप रिएक्ट कैसे करते हैं? बहुत सारे लोगों के अलग अलग तरीके हैं। जैसे मैंने एक कैंडिडेट देखा, वो उंगलियां चटका रहे थे नर्वसनेस में, या कोई कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने हाथ रब करने लग जाते हैं, या कोई कैंडिडेट्स होते हैं जो अपनी उंगलियों के साथ खेलने लग जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी नर्वसनेस अंदर तक रखनी है, बाहर रिप्रेजेंट नहीं करनी। बाकी आप भी इंसान हैं, ऐसे कुछ अगर आपके साथ होता है, कुछ कैंडिडेट्स नेचुरली स्टैमर करते हैं, या कुछ कैंडिडेट्स हैं जो धीरे ही बोल पाते हैं, ज़्यादा ऊंचा नहीं बोल पाते, तो वो आपकी ह्यूमन
ह्यूमन होने का एस्पेक्ट है, आप वो 20, 25, 30 साल से हैं तो आप बदल नहीं सकते, तो उसको बदलने का प्रयास मत कीजिए। पर जब आप एंटर करते हैं थोड़े हम्बली ग्रीट कीजिए पैनलिस्ट को। उसके बाद जब आप बैठते हैं तो अपराइट होकर बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए। बहुत सारे यूपीएससी एस्पिरेंट्स की तैयारी करते हुए कमर टूट जाती है, ये हम समझते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें अपनी कमर सीधी करके बैठना चाहिए, एक ऑफिसर की तरह बैठना चाहिए। बहुत सारे लड़कों को हम देखते हैं कि वो जब चेयर पे बैठते हैं तो वो चेयर को जितनी जगह दी गई है उससे ज़्यादा घेर लेते हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं उनकी पेट्रियार्कल माइंडसेट को दिखाता है कि आपको चेयर जितनी दी गई आप उससे हमेशा फैलने का प्रयास करते हैं। और औरतें क्या करती हैं, लेडी कैंडिडेट्स, वो सिमट जाती हैं अपनी चेयर में। तो ये भी बॉडी लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप उतनी ही जगह लीजिए जितनी आपको दी गई है, और उतनी जगह ज़रूर लीजिए जितनी आपको दी गई है। तो मतलब आप कैसे बैठ रहे हैं, कैसे उठ रहे हैं, कैसे ग्रीट कर रहे हैं, वहाँ आपके नंबर जोड़े जा रहे हैं या कट रहे हैं, ऐसा जरूर बिल्कुल है? बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप अच्छे से बैठ रहे हैं, आप दिखने में अच्छे लग रहे हैं, आप प्रेजेंटेबल हैं, तो आपको कुछ उसका एक्स्ट्रा एज मिलेगा ही। और अगर आप उसमें कोई ब्लंडर कर देते हैं तो आपके नंबर डिडक्ट होंगे ही। यही आपके व्यक्तित्व को टेस्ट किया जा रहा है वहाँ पर। अच्छा, एक सवाल जो मैंने पहले भी पूछा था कि जिन सवालों के जवाब कैंडिडेट को आते हैं उसमें तो वो नेचुरली कॉन्फिडेंट रहता है कैंडिडेट्स, लेकिन जिन सवालों के जवाब उनको नहीं आते तो ऐसे में कई बार होता है हम ओपन एंडेड रिप्लाईज देते हैं और वहाँ से जो पैनलिस्ट है वो आपसे एक के बाद एक क्वेश्चन आपको पूरा ग्रिल कर देता है। तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करें? देखिए, इसका सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप हर क्वेश्चन को पहले प्रोसेस कीजिए फिर बोलिए। तो उससे क्या होगा, जब आप मुश्किल प्रश्न पे आएंगे तो ऐसा लगेगा नहीं पैनल को कि ये प्रश्न आपको स्पेसिफिकली मुश्किल लग रहा है, क्योंकि आपकी पेस रिप्लाई करने की हर क्वेश्चन पर सेम होगी। तो पहली चीज़ ये कर सकते हैं आप। दूसरी चीज़, जो ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं निधि जी, सच में इनका कोई सही या गलत जवाब होता नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिर्फ आपकी अप्रोच मैटर करती है, तो आप ट्राई कीजिए कि आप अपनी अप्रोच उसमें बहुत हेल्दी और बैलेंस रखें। और अगर आप कहीं फंस जाएं तो सॉरी बोलने में हिचकिचाइए मत। पैनल पे बैठे लोग आपसे उम्र में, तजुर्बे में बहुत बड़े हैं, तो आप उनके सामने सॉरी बोल भी देंगे तो आप छोटे नहीं हो जाएंगे, आपके मार्क्स कम नहीं हो जाएंगे। अगर आप 10 में से 5 सवालों के लिए भी सॉरी बोलते हैं तो भी ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू खराब ही गया है, पर आपको ये पता है कि सॉरी कहाँ बोलना है, ये टेस्ट किया जाता है, ना कि ये कि आप कितना सॉरी बोल रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नॉलेज टेस्ट हो चुकी है, तो ऐसे कठिन सवालों में जहाँ आपको लगता है कि आप बहुत फंस गए हैं, वहाँ अपने आप को डिफेंड करने की बजाय कभी कभी सॉरी बोल देना अच्छा रहता है। अच्छा, एक सवाल और, ना सिर्फ यूपीएससी इंटरव्यू में लेकिन आम जिंदगी में ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि सवाल का क्या जवाब है। ऐसे में कई कैंडिडेट्स होते हैं वो डर के मारे कुछ भी जवाब दे देते, तो ऐसे में बेटर ये रहेगा कि आप सॉरी कह के कहें कि आई विल रीड अबाउट इट, या फिर आप कुछ भी जवाब दे दें? कुछ भी जवाब तो बिल्कुल मत दीजिए, पर अगर आपको लगता है कि आपको थोड़ा भी पता है, आप कैलकुलेटेड गेस कर सकते हैं, तो आप पैनल की परमिशन लीजिए पोलाइटली। सर, मैम, मे आई टेक अ गेस ऑन दिस, इफ़ यू अलाउ मी मे आई ट्राई, और फिर आप प्रयास कीजिए। उससे पैनल को भी समझ आएगा कि आप गेस कर रहे हैं। अगर आप ऐसे ही हवा में गेस कर देंगे तो ये आपकी इंटीग्रिटी पे डाउट होता है, उससे लगता है कि आप पैनल को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी यू आर नॉट सीरियस, मे बी यू आर नॉट सीरियस, और आप उस अपॉर्चुनिटी को, उस जगह को उतना वैल्यू नहीं कर रहे, आप उस पैनल को लाइटली ले रहे हैं। तो ये कभी मत कीजिए। ये एक हमेशा अनइक्वल कॉन्वर्सेशन होता है, वहाँ पैनल को आपको इम्प्रेस करना ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि अपनी ईगो या अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट या अपने आप के बारे में ज़्यादा सोचने से। आपको ये सोचना है कि जो लोग वहाँ बैठे हैं आप उन्हें किसी भी तरह से गुमराह मत कीजिए। क्योंकि सलोनी जी, आप मॉक इंटरव्यूज़ करते रहते हैं, तो आप मतलब एज एन इंडिविजुअल आप जब इंटरव्यूज़ करते हैं तो क्या वो 2-3 चीज़ें हैं जो आप सोचते हैं कि कैंडिडेट में ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये मुझे बिल्कुल नहीं दिखना चाहिए, अदरवाइज इट्स अ नो? सबसे पहली चीज़ तो मुझे पर्सनली जो लगता है कि जिन कैंडिडेट्स के बायसेस बहुत स्ट्रांग होते हैं और वो वहाँ आकर दिख जाते हैं। अब निधि जी, अगर मैं 2, 3, 4 सवाल में आपका बायस निकाल पा रही हूँ बाहर, तो आप समझ सकते हैं कि जब आप एडमिनिस्ट्रेटर बन जाएंगे तो दिन में कितनी बार वो बाहर निकलेगा। तो मुझे लगता है कि आपके जो बायसेस हैं, आप ट्राई कीजिए जीवन में कि उन्हें कम से कम कीजिए और अपने बायसेस नहीं रखिए, और अगर हैं भी तो आप उसको बाहर छोड़ कर आइए। रूम में घुसने से पहले जब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप अपने बायसेस को बाहर छोड़ कर आइए और वहाँ आकर अपने बायसेस मत दिखाइए। दूसरा, आप कंसिस्टेंट रहिए। अगर आपने ये बोला है कि जैसे एक बहुत फ़नी इंस्टेंट था, कुछ ही दिन पहले मैं एक कैंडिडेट को इंटरव्यू कर रही थी, तो हमने उनसे पूछा प्रोहिबिशन के बारे में, शराब बंद कर दी गई है बहुत सारे स्टेट्स में, गांधीयन प्रिंसिपल भी है। तो हमने उनसे पूछा कि क्या ये सही है। उन्होंने कहा नहीं, इंडिविजुअल्स की अपनी अपनी चॉइस होनी चाहिए कि आप हमारी जो सिटीजन्स हैं उन्हें इतना अवेयर बनाइए कि वो समझ पाएँ कि शराब उनके लिए गलत है और वो नहीं खरीदें। फिर मैंने उनसे पूछा कि हमें मैरिजुआना को लीगलाइज कर देना चाहिए।
तो उन्होंने जवाब दिया कि मैडम मैंने मैरिजुआना ट्राई नहीं किया है। तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये पैनल के लिए भले ही हास्यास्पद था, हम हंसे थोड़ी देर, लेकिन उससे उनके व्यक्तित्व के बारे में हमें कुछ पता चला। तो मैं यही सलाह दूंगी सब लोगों को कि आप कंसिस्टेंट रहिए और थिंक बिफोर यू स्पीक। यहाँ पर ऑफ कोर्स, और कंसिस्टेंट रहने का मतलब है, अगर आप कह रहे हैं कि शराब बैन करने में नहीं बैन होनी चाहिए और हमें लोगों की विजडम पर यकीन करना चाहिए, तो वो मैरिजुआना के लिए भी अप्लाई होता है। या आप पार्लियामेंट में रिजर्वेशन दे रहे हैं महिलाओं को, तो आप यूपीएससी में भी रिजर्वेशन दीजिए महिलाओं को। तो थोड़ा कंसिस्टेंट रहिए, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट नहीं होते हैं तो उससे पता चलता है कि आपके विचार सिर्फ किताबी तरीके से या कोचिंग से या कहीं किसी को सुन या फिर आपकी पर्सनालिटी वो नहीं है जो आप दिखाने की एग्जैक्टली कि आप वहाँ जाकर ब्लफ कर रहे हैं। और एक बात बताइए निधि जी, अगर आप 6-7 साल की मेहनत के बाद या 3-4 साल की मेहनत के बाद वहाँ पहुँचे हैं, तो आप उस अपॉर्चुनिटी को इसलिए तो वेस्ट नहीं करेंगे कि उन्हें लगे कि आप उन्हें गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ओवर स्मार्ट भी नहीं बनना है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। जी, तो वो तमाम आपने पॉइंट्स बताए कि क्या कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी तरफ से कोई और मंत्र हो वो भी आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आप लगातार स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करते हैं। कोई ऐसे टिक मार्क है जो आप सोचते हैं कि अगर ये स्टूडेंट में है, या इंटेग्रिटी मान लीजिए, या कोई भी इस तरह के क्वालिटीज़ हों उन स्टूडेंट्स में जो आप चाहें कि ये है तो इस पर विश्वास किया जा सकता है? जैसा कि मैंने बताया, ऑनेस्टी। तो अगर आपको नॉलेज भी कम है लेकिन आप ऑनेस्ट हैं, तो आप पर पैनल का भरोसा बढ़ जाता है। फिर मैंने बताया कंसिस्टेंसी, जिससे इंटीग्रिटी आता है। तो अगर हमें ऐसा लगता है कि आप इंटीग्रल हैं अपने विचारों में, तो हमें ऐसा लगता है कि आप अपने एक्शंस में भी इंटीग्रल रहेंगे। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी जो है वो है पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी। आप जब एक कैंडिडेट हैं और पैनल के सामने जा रहे हैं, तो आपको हम्बल रहना चाहिए, क्योंकि वो पैनल, जैसा मैंने बताया, तजुर्बे में, उम्र में, हर चीज़ में आपसे बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। तो अगर वहाँ जाकर आप हम्बल नहीं रहते और कॉन्फिडेंट रहने के चक्कर में आप थोड़ा ईगो अपना दिखा देते हैं या थोड़ा रूड हो जाते हैं, तो मुझे लगता है वो भी आपके लिए बैकफायर कर सकता है। और चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर कोई कैंडिडेट ऐसा होता है जो ये दिखाता है कि वो घर जाकर पढ़ लेगा या आपकी बात सुनकर आपको थैंक्स करता है कि हाँ आपने हमारी नॉलेज में ऐड कर दिया, या मुझे नहीं पता है, यू नो, इफ़ दे आर ओपन टू लर्न, तो मुझे लगता है ये भी एक बहुत अच्छी खासियत है। क्योंकि अगर आप अभी ओपन टू लर्निंग हैं, तो आप इवेंचुअली भी वैसे ही रहेंगे, और वो आपको भी हेल्प करेगा एक अच्छा ऑफिसर बनने में, और देश और समाज को भी बहुत हेल्प करेगा। एक आप ही के जवाब में से एक सवाल कि आपने कहा कि नॉलेज अगर कम भी हो तो एक बार के लिए पैनलिस्ट वो समझ जाएंगे कि इनकी नॉलेज थोड़ी कम है, एंड आई विल, कैंडिडेट बोल सकता है कि आई विल डेफिनेटली रीड अबाउट इट। लेकिन अगर कोई कैंडिडेट पोलाइट नहीं है, या रूड है, या ईगोइस्टिक नज़र आता है, या उसके कोई स्पेसिफिक माइंडसेट है जो नज़र आता है, तो वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज का ये है, प्रीलिम्स और मेंस जब हम देते हैं तो एक बहुत कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, जिस कट ऑफ को आप पार करके और इंटरव्यू तक पहुँचे हैं। और नॉलेज की कोई सीमा नहीं है। एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी। तो ये पैनलिस्ट को भी पता है कि बहुत सारी चीज़ों में हो सकता है आपको नॉलेज नहीं हो, तो उस पर माफ़ करना लाजमी है। लेकिन आप पोलाइट नहीं हैं, या आपका एटीट्यूड सही नहीं है, या आपका महिलाओं को लेकर अलग एक बायस है, या आपका ट्राइबल्स को लेकर बायस है, या आप होमोसेक्सुअल्स को, ट्रांसजेंडर्स को, बाकी वल्नरेबल सेक्शंस को, माइनॉरिटीज़ को एक अलग नज़रिए से देखते हैं या लुक डाउन करते हैं, तो ये चीज़ें एक्सेप्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए ये चीज़ें डेफिनेटली नो है। अगर आपको नॉलेज नहीं है, मान लीजिए आपको फिजिक्स नहीं आती है, या आपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई 6 साल पहले की थी और आप भूल गए कि कौन सा सर्किट में क्या डिफरेंस है, इट इज़ ओके, क्योंकि आप इंसान हैं, भूल सकते हैं। लेकिन आपका जो कोर है, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, कंसिस्टेंसी, पोलाइटनेस, ह्यूमिलिटी, वो भूल नहीं सकते हैं ना। हम शालीन होना भूल नहीं सकते हैं, या हम ईमानदार होना भूल नहीं सकते हैं। ये ऐसी चीज़ है जो हम हैं तो हैं, और नहीं है तो नहीं है। तो मुझे लगता है इस पर ज़्यादा एम्फेसिस देना चाहिए, बजाय कि ज्योग्राफी नहीं पढ़ा, या हिस्ट्री नहीं पढ़ा, या कोरियोलिस फोर्स के बारे में नहीं पता है, या कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं ये नहीं पता है। तो इन पर अगर आपको नहीं भी पता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो आप हैं उसमें बाकी सारी क्वालिटीज़ होना बहुत ज़रूरी है। जी, मेरा आखिरी सवाल ये है कि क्योंकि आप यूपीएससी के मॉक इंटरव्यूज़ जो हैं वो तमाम आप करती रहती हैं, स्टूडेंट से मिलती हैं, तो कई बार कोई ऐसा स्टूडेंट या ऐसा कोई आपको छात्र नज़र आया जो आपको लगा कि बहुत रूड है या ईगोइस्टिक बात कोई ऐसी बोल दी हो जो स्ट्रिक्टली नो है कि यूपीएससी इंटरव्यू के लिए? अभी हाल ही में मैं किसी का इंटरव्यू ले रही थी, तो वो राजस्थान से थे।
तो मैंने उनसे सती प्रथा के बारे में पूछा। मैंने उन्हें कहा आप राजस्थान के समाज से आते हैं और आपके समाज में मूंछों को और सती प्रथा को पूजा जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं पितृसत्ता के प्रतीक हैं, और क्यों आप इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि आपकी महिलाएं जाकर जान दे पतियों के लिए। तो उन्होंने मुझे जवाब दिया कि मैडम ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ महिलाएं जान देती हैं, कहीं ना कहीं इस दुनिया में पतियों ने भी महिलाओं के लिए जान दी होगी। तो वो मुझे थोड़ा रूड लगा, इसलिए क्योंकि आप भी जानते हैं कि सती प्रथा अगर सही होती तो सरकार को उसे डिसकंटिन्यू करने की ज़रूरत ही नहीं होती, समाज को उसका बहिष्कार करने की ज़रूरत ही नहीं होती। हम संस्कृति पर, कल्चर पर, स्पेशली राजस्थान जैसा स्टेट जिसका इतना रिच कल्चर है, उस पर डाउट नहीं कर रहे, या हम महिलाओं की सैक्रिफाइस, बलिदान करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी पर भी डाउट नहीं कर रहे, मतलब हम नमन करते हैं उसको, लेकिन उन्हें वीक समझकर और सती प्रथा को ऐसे देखना, ये मेरे लिए नो था कि आप इस बात को ऐसे डिफेंड कर दें कि कहीं ना कहीं दुनिया में कोई ना कोई मर्द ने भी अपनी बीवी के लिए या अपनी महिलाओं के लिए जान दी होगी। तो ये डेफिनेटली एक नो है। या आप इसको पर्सनली ले लें, क्योंकि उस कैंडिडेट की मूंछें थी तो उन्होंने शायद पर्सनली ले लिया कि मैडम मैं तो मूंछें इसलिए रखता हूँ। हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं ये सब पितृसत्ता के अकेडमिकली भी साइंस हैं, और ऐसा नहीं है कि मुझे रखना या नहीं रखना गलत है, पर आपकी उसको लेकर अप्रोच क्या है वो थोड़ा मैटर करता है। तो कई बार ऐसा भी होता है कि मतलब स्टूडेंट्स को क्या आपकी एडवाइस क्या रहेगी कि ऐसे कंट्रोवर्शियल जो इश्यूज रहते हैं, जो आपको पता है कि आप फंस सकते हैं यहाँ पे, अब चाहे वो सती की आप बात कर लें या कोई ऐसे लॉ बिल या ऐसे कोई प्रदर्शनों की बात कर लें जो अपने आप में बड़े कंट्रोवर्शियल रहे हैं, तो उन पर जब आपका व्यू पूछा जाता है, जब वो जानना चाहते हैं कि वेयर डू यू कम फ्रॉम ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, तो वहाँ पर थोड़ा बचकर आपको चलना ही चाहिए। नहीं, मैं तो ये बिल्कुल सलाह नहीं दूंगी कि आपको बचकर चलना चाहिए। देखिए, जब आप एक ऑफिसर बनते हैं तो आप सरकार के नुमाइंदे बनने जा रहे होते हैं। इसका मतलब लेकिन ये नहीं है कि आप सरकार की किसी नीति को क्रिटिसाइज़ नहीं कर सकते। आप उसे किन फैक्ट्स पर, किन बेसिस पे क्रिटिसाइज़ करते हैं, ये मैटर करता है। जैसे आज ही मैंने एक कैंडिडेट से पूछा कि आप बताइए, जो कोविड के टाइम डेथ्स हुई उसका नंबर, वो डॉक्टर थे, तो मैंने बोला कि उसका नंबर काफ़ी ज़्यादा है, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है, पर वो कम रिपोर्ट किया गया है, इस पर आपका क्या विचार है। तो उन्होंने कहा कि मैडम सेकेंड वेव में बहुत सारा क्षति पहुंची है और बहुत सारी डेथ्स हुई होंगी, और मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी पॉसिबिलिटी है कि ये अनअकाउंटेड रह गई। अब देखना पे कितना बैलेंस्ड आंसर है। उन्होंने ये नहीं बोला कि सरकार ने काउंट नहीं किया या ज़्यादा हुई होंगी डेथ्स, बड़ा बैलेंस्ड आंसर, हाँ, कि ये पॉसिबिलिटी है कि अनअकाउंटेड रह गई होंगी। और दूसरी बात निधि जी, मुझे लगता है कि जो ऐसे सवाल होते हैं ना, वो आपका छक्का मारने का मौका होता है, तो आप ब्राउनी पॉइंट्स बोर्ड से इन सवालों में अर्न कर सकते हैं। अब मैं अगर आपसे फला फला आर्टिकल, फला फला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछूं, तो आप उसमें क्या ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करेंगे। लेकिन जो ऐसे सवाल होते हैं उसमें अगर आप मुझे अपना व्यक्तित्व का अच्छा कोई रूप दिखाते हैं तो मैं उसको अप्रिशिएट करती हूँ और मैं इंप्रेस हो जाती हूँ और मैं आपके लिए पॉजिटिव फीडबैक देती हूँ। तो ये जो ट्रिकी सवाल हैं, आप इनसे बच के मत निकलिए। ये ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, इनकी ना कोई तैयारी हो सकती है, ना किसी किताब में पढ़ सकते हैं। ये आपके व्यक्तित्व का लिटमस टेस्ट है। तो आप इन सवालों को ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, लेकिन थोड़ा सोच कर, 10 सेकंड का पॉज लेकर या पहले से रिफ्लेक्ट करके, और फिर इन सवालों के ऐसे जवाब दीजिए जो लगे कि सच में आप ही के जवाब हैं और बोरोड जवाब नहीं है। तो मैं तो हर कैंडिडेट को सजेस्ट करती हूँ कि ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस आपके इंटरव्यू को बना सकते हैं या बिगाड़ सकते हैं। तो इन्हें अगर आप इनसे बच के निकल जाएंगे तो आप कहीं ना कहीं एवरेज मार्क्स में अटक जाएंगे। पर अगर आपको 150, 160 उससे ज़्यादा नंबर चाहिए, कि आपको 180, 190 मार्क्स चाहिए, तो आप ज़रूर ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिए और जो आपका सही व्यक्तित्व है उसको सामने रखिए। तो आपने सुना सलोनी खन्ना को, आपने सुना क्या है उनके इनसाइट्स यूपीएससी इंटरव्यू को लेकर, तमाम गाइडेंस आपने उनकी तरफ से सुनी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपका कुछ सवाल है तो वो भी लिख भेजो हमें न्यूज़ तक के कमेंट्स में, और देखते रहिए न्यूज़ तक।